क्या आप मेंस एग्जाम में सफल होने के सीक्रेट को जानना चाहते हैं? क्या आप उन गलतियों को जानना चाहते हैं जो आपके जज या सिविल सर्वेंट बनने के सपने को तोड़ सकती हैं? खैर, आप भाग्यशाली हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम उन गलतियों पर बात करेंगे, साथ ही साथ हमारे अनुभव के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कैसे इन गलतियों से आप बच सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपके साथ साझा करेंगे, जो ना केवल आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा, बल्कि आपके सफल होने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, हम जब मेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सामान्यतः क्या होता है कि हम प्री के टाइम पे मेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, और जो तैयारी की जाती है वो जनरली प्री एग्जाम के क्लियर होने के बाद ही हम मेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। और जब हम पहली बार जब मेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें एग्जाम में अपीयर होने के बाद, जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद हमें समझ में आती है कि हमने ये मिस्टेक की है। चाहे आप जुडिशियरी, स्टेट पीएससी या यूपीएससी के किसी भी मेंस एग्जाम में अपीयर होते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम कर देते हैं। तो ये जो गलतियां होती हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका कॉमन मिस्टेक में, जिसमें हम जो सामान्य गलतियां होती हैं उन पर बात करेंगे। सेकंड में हम बात करेंगे स्पेसिफिक मिस्टेक, जो सामान्यतः गलतियां नहीं होती हैं लेकिन कुछ लोग कर देते हैं ये गलतियां, तो इन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। देखिए, वो सामान्य गलतियां कौन सी होती हैं जो हम मेंस एग्जाम के टाइम पे कर देते हैं। पहली गलती होती है कि प्रश्नों को ना समझ पाना। देखिए, जब भी मेंस एग्जाम में हम अपीयर होते हैं और हमारे सामने क्वेश्चन पेपर होता है, जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उन प्रश्नों को जब पढ़ते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उन प्रश्नों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि वो एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है। तो या तो हम उस प्रश्न को छोड़ देते हैं या उसको गलत समझ के गलत आंसर उसका कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन को जो है आराम से पढ़िएगा, जिससे आपको वो अच्छे से समझ में आए। एक बार में समझ में नहीं आता है, दो बार पढ़िए उसको, तीन बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को समझ के ही उसको लिखिए। दूसरी गलती होती है आपकी जल्दबाजी में प्रश्नों का छूट जाना। देखिए, क्या रहता है, जब हम मेंस एग्जाम लिख रहे होते हैं तो हमारे पास 3 घंटे का समय होता है एक पेपर में, और जिसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। तो जल्दबाजी में हम कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रश्न को छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब जैसे क्वेश्चंस जो पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके अंदर ए, बी, सी इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अक्सर क्वेश्चन जो है आपसे मिस हो जाते हैं। और जब आप एग्जाम से बाहर आ जाते हैं, जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तब हमको समझ आता है कि ये प्रश्न तो यार मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करते हैं, तो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है उसको पेंसिल से हल्का सा मार्क कर लीजिएगा, जिससे आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है और कौन सा नहीं। अगली गलती होती है अनावश्यक लेखन, अननेसेसरी राइटिंग होती है। देखिए, क्या होता है कि जब कोई प्रश्न आपसे मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उस प्रश्न को समझ जाते हैं, उसमें पूछा क्या है, हमें जवाब उतना ही देना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें हमें जो आता है हम वो लिख देते हैं, यानी कि उस प्रश्न से संबंधित जितनी भी बातें हमें पता होता है हम सब कुछ बताने का प्रयास करते हैं। और वो जो प्रश्न का आंसर होता है वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से अनावश्यक लिखने से बचिएगा, जितना पूछा है उतना ही आपको आंसर करना है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं बताना है आपको। इस बात की आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका अनुपयुक्त भाषा व शब्दों का चयन। बात करें कि आप किसी सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लॉ में हैं, लॉ सब्जेक्ट के किसी विषय, आईपीसी या कॉन्ट्रैक्ट या पीपीए को लिख रहे हैं, या आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे आपका कोई भी सब्जेक्ट है या जनरल स्टडीज से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो उसमें इकोनॉमिक्स के जो वर्ड होते हैं उनका प्रयोग करें, ना कि कुछ भी सामान्य शब्दों का प्रयोग। तो कोशिश करिएगा जो भाषा उसमें पूछी गई है, आपकी जो भी रिलीवेंट लैंग्वेज है, उस विषय में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं का चयन करें। कई बार क्या होता है, हम अपने टाइप से लिख देते हैं, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि सरल सार्थक शब्दों में जो है आप अपने उत्तर को जो है उस प्रश्न के अनुरूप दीजिएगा। तो इससे ये होगा कि पढ़ने वालों को आपकी भाषा समझ आएगी। अच्छे शब्दों का चयन यदि आपने किया है आपके आंसर में, तो वो आपको कहीं ना कहीं और लोगों से बेहतर नंबर दिलाएंगे। अगली गलती जो करते हैं, रंगीन पेनों का इस्तेमाल। देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं कॉपी को सजाकर लिखने का प्रयास करते हैं और उसमें 2 या 3 रंगों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो कलरफुल पेन रहते हैं उनसे बचना चाहिए। केवल सिंगल पेन का आपको इस्तेमाल करना है। आप कोशिश करिए कि जो बॉल पेन होता है ब्लू कलर का, तो उसी से आप लिखिएगा, और जब हेडिंग बनाते हैं तो उसी से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। वह आपको कलरफुल पेन के उपयोग से आपको बचना चाहिए। अगला है अपर्याप्त उत्तर संरचना, इनएडुकेट आंसर स्ट्रक्चर। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम जब प्रश्न को पढ़ते हैं और
प्रश्न को हम समझ भी जाते हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे है, उसको हम उस वे में नहीं लिख पाते हैं जिस वे में उसको लिखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न पूछा है, जो भी रिलीवेंट प्रोविजन आप बताना चाह रहे हैं, उसका कितना आपसे पूछा गया है, तो वो आपके क्वेश्चन को पढ़ के जो आप समझेंगे, उससे 1 से 2 लाइन में इंट्रो बता दो। फिर कोशिश करो कि जो आपके क्वेश्चंस में पूछा है, आपके आंसर के अंतर्गत वो सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। और स्पेशली आप कोशिश करें कि हेडिंग बना के लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हेडिंग बना के जब आप लिखोगे, क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी और जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर उसको समझ में आ जाएगा, इसने उसमें बताया है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे नंबर जो है ज्यादा मिलने के चांस रहेंगे। अगली समस्या जो है खराब समय प्रबंधन। देखिए, ये सबके साथ में होता है, पुअर टाइम मैनेजमेंट, और ये ना केवल आपको एग्जाम में बहुत पीछे ले जाता है, बल्कि आपके सिलेक्शन को रोक देता है। इवन दैट आपको 20 से 25 जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो पूरे आपको आते हैं, लेकिन आप उनका सही समय पे लिख नहीं पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मान लीजिए एक बच्चे ने पूरे 25 के 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और आपके जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो आपने केवल 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन ही कर पाए। तो आप इस 25 वाले से तो पीछे ही हैं, ठीक है, क्योंकि इसका अटेम्प्ट हुआ है पूरा 100 का, और आपका कहीं ना कहीं मतलब जितने भी मार्क्स हो आपके एग्जाम के, उस हिसाब से कर लीजिएगा आप। तो और आपने किया है 95 90 का, तो कहीं ना कहीं ये आपसे आगे है ना। तो इसलिए हमेशा उन प्रश्नों को सबसे पहले करिए जो आपको अच्छे से आते हैं। प्रश्न के उत्तर में उतना ही समय दीजिए जितना कि उस प्रश्न में पूछी गई बात को बताने के लिए पर्याप्त है। एग्जाम पेपर जब आपको पहले मिल जाता है तो आप उसको पढ़ेंगे, तो एक आइडिया आपको पहले से लगा लेना है कि कितने प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उस हिसाब से आप जो है टाइम को डिवाइड कर दें, किस प्रश्न को कितना देना है, और उसको कोशिश करें कि उतने टाइम में पूरा कर लें। नहीं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो आपका अदर जो पार्ट है वो छूटने के पूरे चांस हो जाएंगे। तो ये जो रहती हैं कॉमन मिस्टेक, जो जो 7 हमने कॉमन मिस्टेक आपके साथ डिस्कस की हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में हर स्टूडेंट से हो जाती हैं। एग्जाम दे के आ जाते हैं तभी हमें मालूम पड़ती हैं, तो इसलिए ये गलतियां आपको ध्यान रखना है। तो इन गलतियों को करने से आपको बचना है। और अगले टाइप की जो गलतियां होती है, विशिष्ट गलतियां, ये गलतियां सामान्यतः क्या व्यक्ति हर कोई नहीं करता है ना, कभी कभी लेकिन कुछ व्यक्ति कर देते हैं ऐसी गलतियां। एक पहली गलती होती है इसके अंतर्गत, देखिए, अंडरलाइन। बहुत से लोग क्या है, बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर देते हैं, हर चीज को अंडरलाइन करना है उन्हें। तो कोशिश करिए अनावश्यक अंडरलाइन जो रहता है, अननेसेसरी अंडरलाइन से आपको बचना है। केवल उन्हीं फैक्ट्स केवल फैक्ट्स को अंडरलाइन करिए, और जो इंपॉर्टेंट कोई कोट है, इंपॉर्टेंट कोई बात है, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आपको अननेसेसरी अंडरलाइन से आपको बचना है, और केवल, मैंने पहले ही कहा कि आप केवल सिंगल पेन का यूज कीजिएगा, उसी से आप अंडरलाइन करना। दूसरा है स्वयं का नाम लिखना। देखो, कई बच्चे क्या करते हैं कि जो आपकी आंसर बुक होती है, यानी कि जो आंसर सीट होती है आपकी, उसमें अपना नाम लिख देते हैं। स्पेशली मैं लॉ फील्ड की बात करूं, जुडिशरी की बात करूं, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जुडिशरी में आपको जजमेंट या चार्ज फ्रेमिंग का जो है पेपर होता है या क्वेश्चन आता है आपका, तो उसमें व्यक्ति जज की जगह पे अपना नाम लिख देता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फला फला। तो अपना नाम नहीं लिखना है आपको, है ना, इससे बचना है। यदि आप अपना नाम लिख देते हैं उस फॉर्मेट में, या कि कोई भी चीज आपसे पूछी जा रही है, तो ये आप कॉपी जो है आपकी चेक नहीं होगी और रिजेक्ट हो जाएगी। तीसरी टाइप की गलती, देखिए, भगवान से संबंधित चिन्ह, सिंबल ऑफ रिलेटेड गॉड। क्या करते हैं कुछ बच्चे, जब हम एग्जाम लिखते हैं, मेंस एग्जाम जब लिखते हैं, तो जय श्री राम, जय माता दी, या सिंबल बना देते हैं, सातिया वाला स्टार वगैरह बना देते हैं, तो फूल पत्ती टाइप बना देते हैं। तो इस टाइप के जो है अननेसेसरी जो सिंबल रहते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। आपकी कॉपी में कहीं भी कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए। जैसे सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं, वहां पे आप पाई चार्ट और इस टाइप से आप बना सकते हैं, तो वहां पे भी फूल पत्ती कोई भी व्यक्ति नहीं बनाता है, लेकिन जो रिलीवेंट होता है पाई चार्ट, और जो मैपिंग होती है उनकी, जो आपके आंसर को बेहतर ढंग से क्या है टाइप कर सके, तो वहां पे भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये सिंबल्स जो रहते हैं भगवान से रिलेटेड, ये सब आपको नहीं लिखने होते हैं आपकी आंसर कॉपी में, तो इनसे आपको बचना चाहिए। अगली होती है, कुछ लोग पीटीओ का इस्तेमाल करते हैं, प्लीज टर्न ओवर जो रहता है, हम पेज पलटने के लिए लिखते हैं इसको। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आंसर, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है और आप यहाँ आंसर लिख रहे हैं, और आप नीचे यहाँ लिख देते हो पीटीओ। जब आपका आंसर यहाँ पूरा नहीं होता है, तो आप यहाँ पे भी आपका आंसर लिखोगे सेकंड पेज पे। तो कोशिश करिए कि इस टाइप के जो पीटीओ आप लिखते हो इसको ना लिखें, क्योंकि ये भी क्या है, आपकी कॉपी में गलत मार्क कर लिया जाता है, और आपकी कॉपी जो है चेक नहीं की जाती है इन केसेस में। कॉमन मिस्टेक है वो तो आपको समझनी है, साथ ही साथ ये स्पेसिफिक मिस्टेक आपको इसलिए समझनी है, ये आपको सीधे सीधे एग्जाम से बाहर करा सकती हैं। तो इन पे विशेष ध्यान देना है आपको। ये गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि सब लोग ये गलतियां नहीं करते हैं, कुछ लोगों से ये गलतियां होती हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज जो आपका एक मेंस एग्जाम है, उसमें आप
सीधे ही बाहर हो जाओगे, कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि और अब आखिरी में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। देखिए, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है आपका, चाहे वो आपकी कोई भी फील्ड हो, जुडिशरी हो या सिविल सर्विसेज़ हो, स्टेट की जो सिविल सर्विसेज़ होती हैं वो हो। तो इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आपका मेंस एग्ज़ाम जब होता है, तो आपके अंतर्गत सबसे पहली चीज़ जो होती है मेंस की, जो मूल रहती है आपकी सफलता के लिए, वो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है? तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, पहले से आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो उसके हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस करें जितना हो सके, तो आप जो है और उतने ही टाइम में आप लिखने का प्रयास करेंगे ना, राइटिंग प्रैक्टिस मुझे इतने टाइम में वो चीज़ पूरी करनी है, तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं आपको, तो कोशिश करिए जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, उनको आप लगाएँ। स्पेशली कम से कम आपको 10 से 12 साल के जो हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। ये आपको सॉल्व करने हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, देखिए आपके कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, वो कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में ही होता है, हर सिटीज़ में नहीं होता है। तो हमें क्या है, मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए अदर सिटी में जाना पड़ता है। तो आप कोशिश करिए कि चाहे जब आपका एग्ज़ाम होगा, उससे 1 दिन पहले पहुँच जाएँ। वहाँ पे होटल वगैरह लेके जो भी है आपका अपने हिसाब से स्टे करें। देखिए, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है और आप एग्ज़ाम सेंटर पर जब जाते हैं, तो जिस रूम में आप बैठकर परीक्षा देंगे, उसमें आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम के स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आप पहुँच जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर जो रहता है कि 10 मिनट पहले ही आपको 10 या 5 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, तो आप पेपर को आराम से पढ़ सकते हैं और आपका जो एक घबराहट रहती है उस वो भी कम हो जाती है इस ड्यूरेशन में। तो कोशिश करें कि एग्ज़ाम हॉल में आप 15 मिनट या 10 मिनट तो पहले पहुँचे ही पहुँचे। ठीक है? फिर चौथी चीज़ आपको है, स्टे फोकस एंड काम। ठीक है? जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको अपने जो भी एग्ज़ाम है, उस पे पूरा फ़ोकस रखना है। बाहरी जो भी बातें हैं, उनको छोड़ दो, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। और शांत रह के अपने पेपर को सॉल्व करना है। देखिए, सिलेक्शन होना बाद की बात है, लेकिन आप अपने आपके पूरे फ़ोकस के साथ में एग्ज़ाम जो आपको मिला है, प्रश्न पत्र, उसको सॉल्व कीजिए। उसको बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास कीजिए और अपना टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है आप। जब आप फ़ोकस्ड रहेंगे एग्ज़ाम में, तो आपसे जो हमने कॉमन मिस्टेक्स अभी बात की थी उन पे, तो वो गलतियाँ होने से बच जाएँगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा शांत रहें और अपना जो है फ़ोकस पूरा अपने एग्ज़ाम पे बनाए रखें। 5वीं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स है, वो है आपकी कॉन्फिडेंस। अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बना के रखिए। देखिए, कोई भी प्रश्न आप पढ़ते हैं मेंस एग्ज़ाम में और यदि आपको नहीं आता है, तो उससे घबराना नहीं है, उसको छोड़ दें। आपको जो पहले क्वेश्चन्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करें, उसके बाद में आप उस पर जाइए और फिर उसको समझने का प्रयास कीजिए, फिर उसको आप अटेम्प्ट करिए। और मान लीजिए कि आपको नहीं भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ पता है, तो कोशिश करिए कि उसको अटेम्प्ट ज़रूर करें, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है आपको। उस प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है और उससे रिलेवेंट चीज़ आपको ज़रूर लिखना है। कुछ भी नहीं लिखना है, लेकिन उससे रिलेवेंट चीज़ आपको लिखना है अटेम्प्ट करते हुए। क्योंकि जब आप मेंस तक पहुँचे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न जो पूछा गया होगा आपको, उससे रिलेवेंट चीज़ आपको पता ही होगी। भले ही आपको उस वे में ना पता हो जिस वे में वो पूछा है, लेकिन आपको जो भी पता हो उससे रिलेटेड, उसको छोड़ने से बेहतर है उसमें कुछ ना कुछ आपको लिखना है। ठीक है? तो कॉन्फिडेंस रखना है और किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, भले ही आपको आता हो, नहीं आता हो। लास्ट टिप्स आपके लिए है कि भई हेल्दी फूड। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो कुछ बच्चों की ये आदत रहती है कि वो बिना खाए ही एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरी ये राय है आपके लिए कि भई देखिए, आप खाना बहुत अच्छा खाइए, भले ही आप पूरा पेट भर के मत खाइए, क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं आपके अंदर आलस और नींद लाएगा। लेकिन आपको उतना खाना खाना है जो आपकी एनर्जी लेवल को बना के रखे। कई एग्ज़ाम जो होते हैं वो 2 शिफ्ट में होते हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो आप कोशिश करिए कि मॉर्निंग में आप अच्छा ब्रेकफ़ास्ट खाएँ और ऐसे फूड से बचिएगा जो आपको नींद लाएँ। और दूसरी चीज़, जो दूसरी शिफ्ट होती है उसमें आप कुछ हल्का-फुल्का खाएँ जिससे आपको नींद ना आए। तैयारी के दौरान भी आपको अच्छा खाना है और पेपर जिस दिन हो रहा है आपका, उस दिन भी आपको अच्छे से खाना खाना है। ठीक है? बिल्कुल भी खाने-पीने को छोड़ना नहीं है अपन को, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? आपका माइंड तभी तो बेहतर वर्क कर पाएगा ना। देखिए, जब आप मेंस का एग्ज़ाम देते हो, तो आप उसमें मेंटली इतने थक जाते हो, इतने टायर्ड हो जाते हो कि आपको कुछ सूझता नहीं है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इसलिए आपको हेल्दी फूड तो खाना ही है, तभी ये आप और अन्य जो चीज़ें हैं, उनसे बच पाएँगे। जब आपका माइंड सही होगा, माइंड
फोकस्ड रहेगा। फोकस्ड कैसे होगा भाई, आपने हेल्दी फूड खाया हो, माइंड में टायर्डनेस ना हो, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका हेल्दी फूड तो रखना ही है। बाद बाकी पढ़ाई के लिए जो भी पढ़ना है वो अपना अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें सभी अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है बेहतर से, तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और कोई भी चीज आपको इसमें समझ नहीं आई है, कोई चीज रह गई है जो आपने कभी फेस की हो एग्जाम के दौरान, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप जिस भी मेंस एग्जाम में अपियर हो रहे हो उसमें आपको सफलता मिले। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और एकदम फोड़ दीजिएगा एग्जाम को। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।